आज हम जुलाई माह के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। जुलाई माह की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझेंगे। कौन सी घटनाएं एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए उपयोगी है और उन खबरों में हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या काम का है। इनको हम अलग अलग सेक्शन में बांटेंगे। पहले राष्ट्रीय घटनाएं देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अर्थव्यवस्था की करंट की घटनाएं, खेलकूद की और नियुक्ति। पूरे जुलाई माह की कुछ प्रमुख चुनिंदा घटनाओं को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो सबसे पहले और सबसे काम की जो न्यूज थी हमारे लिए, वो था हमारे लिए, देखो ये डेट आपको याद रखना है, 14 जुलाई 2023। 2023 क्या हुआ इस दिन? इस दिन इसरो ने चंद्रयान-3 इसका प्रक्षेपण किया गया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है। अब देखो, इस चंद्रयान-3 का जो प्रक्षेपण किया गया था, वो इसरो के जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम था LVM-3। ये प्रक्षेपण यान है। इसको फैट बॉय भी कहते हैं। इसरो इसको बाहुबली कहता है या फैट बॉय। LVM-3 इस प्रक्षेपण यान के माध्यम से चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण किया गया। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। वो प्रक्षेपण स्थल है। अब इसमें दूसरी चीज हमको ये याद रखनी है कि ये जो प्रक्षेपण किया गया है, इस चंद्रयान-3 में दो चीजें, एक तो क्या है, लैंडर और रोवर। दो चीजें हैं इसमें, लैंडर और दूसरा है रोवर। एक लैंडर है, एक रोवर है। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है, एक लैंडर है, एक रोवर है, प्रज्ञान नाम का। देखो, दरअसल रोवर मतलब क्या है? एक रोबोट है, एक गाड़ी है जो चंद्रमा की सतह पर जाएगी और सतह का अध्ययन करेगी। उस रोबोट को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की जिम्मेदारी विक्रम लैंडर की होगी। कि भाई ये जो चंद्रयान-3 गया है, इससे पहले लैंडर अलग होगा। लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा और फिर ये रोवर अध्ययन करेगा और वो अध्ययन फिर इसरो नोट करेगा। तो ये पूरा उनने सिस्टम किया है डेवलप। तो ये चंद्रयान-3 है। अब देखो, इसमें एक तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, कब प्रक्षेपित किया गया है चंद्रयान-3 को, कौन सा प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया है, लैंडर का नाम क्या है, रोवर का नाम क्या है। ठीक है। फिर आपको इसमें दो चीज और याद रखनी है कि पुराना हमारा चंद्रयान-3 अभी का है, इसके पहले हम चंद्रयान-2 और चंद्रयान-1 इसका भी प्रक्षेपण कर चुके हैं। जो चंद्रयान-1 है, ये हमने 22 अक्टूबर 2008 और चंद्रयान-2 है, इसका प्रक्षेपण किया था 22 जुलाई 2019। और देखो, चंद्रयान-2 में भी हमने लैंडर और रोवर, ये विक्रम और प्रज्ञान वाला कार्यक्रम किया था, लेकिन उस समय हम सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है ना। तो देखो, इस पूरी चीज में आपको 3 डेट याद रखनी है। चंद्रयान-3 की डेट याद रखनी है, तो चंद्रयान-2 और 1 की भी याद रखो। लैंडर, रोवर, विक्रम किस प्रक्षेपण के माध्यम से कहा किया गया है, और प्रक्षेपण स्थल तो वही सतीश धवन वाला है। ये आपको चंद्रयान-1 के। अब देखो, यदि इस चंद्रयान-3 के माध्यम से हम अपने रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में चंद्रमा की सतह पर सफल हो जाते हैं, तो हम दुनिया के चौथे ऐसे देश होते हैं। एक यूएसए है, फिर रूस है, चीन। इन सभी ने अपने रोबोट को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। यदि हम ये कर पाते हैं, तो हम चौथे विश्व के ऐसे देश होगा भारत, जो चंद्रमा की सतह पर एक रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल होगा। ठीक है। तो ये चंद्रयान-1 के संदर्भ में इतनी बात हमको याद रखना है। डेट, प्रक्षेपण यान, लैंडर, रोवर चौथा देश है, और बाकी 2 का भी याद रखना है कि पहले जो प्रक्षेपण किए गए थे उनकी क्या कहानी है। बाकी इसरो के बारे में, कि इसरो का जो
प्रमुख है एस सोमनाथ है, ये तो जानते ही हैं हम। ठीक है, तो ये एक प्रमुख घटना है जुलाई 2023 की। दूसरी एक घटना है जो लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में है। लोकसभा चुनाव 2024। दरअसल लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम सामान्यतः ये देखते हैं कि भारत में उन्होंने कहा कि दो ही मेन पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका अपना एक गठबंधन है जिसका नाम है एनडीए। भाजपा का अपना एक गठबंधन है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस एनडीए में 38 राजनीतिक दल शामिल हैं। ठीक है, 38 दलों का राजनीतिक गठबंधन है जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके अपोजिट अभी तक क्या है, कांग्रेस का जो संगठन था वो यूपीए के नाम से था, लेकिन अब इसको इनने नया नाम दिया है, वही हमारे काम का है। ये तो सब पुराना है, एनडीए भी पुराना था, यूपीए भी पुराना था, लेकिन यूपीए की जगह उनने अपना एक नया गठबंधन बनाया है जिसका उन्हें नाम दिया है INDIA। ऐसा एक साइड एनडीए है और एक साइड इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, INDIA। ये विपक्ष का गठबंधन है और इस विपक्ष के गठबंधन में टोटल 26 दल शामिल हैं। इस विपक्ष के गठबंधन में टोटल 26 विपक्षी दल शामिल हैं। ठीक है, दूसरी साइड बीजेपी का गठबंधन है जिसको नाम कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, दो हो गए, एनडीए वर्सेस INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसमें टोटल 36 दल हैं और इसमें 38 दल हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा चुनाव एनडीए वर्सेस INDIA इंडिया होगा। एक साइड यहां पे मेन कांग्रेस होगी, यहां पे मेन भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन अभी भी 11 ऐसे दल हैं लगभग जिन्होंने इन दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं किया है। ज्यादातर राजनीतिक दल की लामबंदी हो गई, आधे इधर हो गए हैं, बाकी इधर हो गए, 38 और 26। लेकिन 11 अभी भी ऐसे बचे हैं जिन्होंने अभी भी किसी दल को ज्वाइन नहीं किया, अभी उनने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो हो सकता है स्वतंत्र लड़े या इनमें से किसी में शामिल हो जाए। जैसे इसमें बहुजन समाज पार्टी है, उड़ीसा की बीजू जनता दल है, आपकी आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस है। ये सब 11 दलों में शामिल है, बाकी सब ये बट गए हैं। ठीक है ना, तो ये दूसरी न्यूज आपको ये याद रखनी है कि 2024 के लिए जो गठबंधन हुआ है उसमें एक गठबंधन एनडीए के नाम से है और दूसरा गठबंधन INDA के नाम। आपको फुल फॉर्म, कितने दल है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर एक और न्यूज है जो हमारे काम की है, वो क्या है कि अब देश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट ये अनिवार्य हो गया है। देखो 1 जुलाई 2023 से इसको लागू किया गया है कि आपको यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम मापदंड या तो नेट हो या फिर सेट।
सेट होगा तो स्वाभाविक सी बात है आप केवल राज्य स्तर, जिस राज्य का आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे पाओगे। नेट में आप किसी भी मतलब राष्ट्रीय स्तर के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को आप दे सकते हो। इसके पहले दरअसल क्या है, ऑप्शनल होता था, नेट होता था, पीएचडी होता था, लेकिन अब इन्होंने क्या है, नेट और सेट की अनिवार्य योग्यता कर दी गई है। नेट कहते हैं, सेट कहते हैं, और उसी में एक एग्जाम होता है, इसको स्लेट कहते हैं, SLET। तो ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2023 से पीएचडी अब अनिवार्य नहीं है, नेट आपको कंपलसरी होगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है, वैसे तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अब जुलाई में घोषणा की है सरकार के द्वारा। दूसरी एक न्यूज़ है, ये है कि हमारी जो आईआईटी है, भारत की जो टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन टेक्नोलॉजिक इंस्टीट्यूट आईआईटी, इस आईआईटी ने विदेशों में अपनी शाखा प्रारंभ की है। तो हमको यही ध्यान रखना है कि वो कौन से 2 देश हैं जहां पे इन्होंने अपने परिसर स्थापित करने की इनकी योजना है। तो देखो, एक तो है जंजीबार और दूसरा है आबू धाबी। जंजीबार में आईआईटी मद्रास कैंपस खोलेगा, और जो आबू धाबी है, इस आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस खोलेगी। ठीक है, जंजीबार अफ्रीकन में एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, वहां पे आईआईटी मद्रास खोलने वाला है, और आबू धाबी जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी यूएई, वहां पे आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस खोलेगी। ठीक है ना, तो देश के बाहर ये 2 आईआईटी के कैंपस स्थापित होने की सरकार की योजना है। तो अब देखो, आप मैप में जंजीबार की लोकेशन देख लेना, और आबू धाबी तो खैर पता ही है यूएई, लेकिन जंजीबार देख लेना कि कहां पे है मैप में। ठीक है, तो ये 2 आईआईटी देश के बाहर खोलने की सरकार की योजना है। फिर लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जन विश्वास प्रावधान संशोधन, जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023। क्या नाम है? जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल। इसको मंजूरी मिल गई है। दरअसल इसमें क्या किया है सरकार ने, 19 मंत्रालयों से जुड़े हुए, कितने? 19 मंत्रालय, 19 मंत्रालय के 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में संशोधन किया है। 183 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। और क्या संशोधन किया गया है कि छोटे अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर जुर्माने की व्यवस्था की जाएगी। यह बदलाव आपको याद रखना है। छोटे अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर, मतलब कारावास के प्रावधान को हटाया गया है और उसकी जगह अब क्या है, केवल जुर्माने का। भाई देखो, छोटे मोटे अपराध होते हैं, उसके लिए क्या है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में फिर सुनवाई होती है, फिर तारीख, और फिर मामला लंबा खिंचता है, और फिर सजा होती है व्यक्ति को। तो उस पूरे प्रोसीजर को सीमित करते हैं, उनका इतना कोई गंभीर अपराध नहीं जिसके लिए व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए, तो सजा के प्रावधान को खत्म कर दो, केवल जुर्माना, तो मामले में थोड़ी सी तेजी आएगी। तो ऐसे टोटल क्या है, 183 प्रावधानों में संशोधन के लिए एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसको जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 नाम दिया गया है। फिर इसमें एक और खबर है बाघ के संदर्भ में, टाइगर।
टाइगर। क्या खबर है टाइगर के संदर्भ में? कि भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। और देखो हमको क्या याद रखना है कि 2023 में जो बाघ जनगणना हुई है उसमें टोटल बाघों की संख्या 3167 से 3925 ये मिनिमम और मैक्सिमम जो 2023 जुलाई 2030 में जो बाघों की गणना हुई है उसके हिसाब से भारत में न्यूनतम 3167 व अधिकतम 3925 टाइगर होने की संभावना है। ठीक है ना। और जो जो इसके पहले जो गणना हुई थी उससे इसकी बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है ना। और देखो ये रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट की डेट भी आपको याद रखनी है। ये रिपोर्ट जारी की गई है 29 जुलाई 2023 को। ये डेट महत्वपूर्ण है, 29 जुलाई। 29 जुलाई को ही क्यों जारी की गई है? क्योंकि 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो आपको यह भी याद रखना है कि 29 जुलाई को क्या है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। इस अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में या इस अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के दिन ही हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका सरकारी डाटा जारी किया गया है। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट का जो कार्यक्रम हुआ था वो नैनीताल टाइगर रिजर्व फोर्स में आयोजित किया गया था। ठीक है ना। चलो तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा इसमें हमको क्या याद रखना है कि वर्तमान में ये जो टाइगर की संख्या आई है ये टोटल दुनिया के टाइगर का 75% है। मतलब पूरी दुनिया के बाघों की संख्या का 75% अकेला भारत में। ठीक है। 75% अकेले भारत में है। फिर हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों की बात में इसमें टॉप पे है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 785। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। और कर्नाटक में बाघों की संख्या है 563। फिर तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। बस वैसे तो आपको पहले ही याद रखना है लेकिन फिर भी अपन ने टॉप 3 याद रखना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। ठीक है ना। फिर इसमें एक चीज और याद रखना है कि ये जो टाइगर तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है 785, लेकिन आपसे पूछ ले कि किस टाइगर रिजर्व में, देश में 53 टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व, तो किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ है? तो जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां का है? उत्तराखंड। इसमें बाघों की संख्या सर्वाधिक 260 है। 260 है। फिर इसके पश्चात बांदीपुर टाइगर रिजर्व का नाम आता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसमें बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? 150। तो बस दो का नाम आप याद रख लेना। सर्वाधिक टोटल देखो भारत में कितने? 53 टाइगर रिजर्व हैं। इन 53 टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 260 बाघ हैं। उसके बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जिसमें 150 बाघ हैं। वैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, लेकिन जब टाइगर रिजर्व की बात आती है तो फिर जिम कॉर्बेट का नाम याद रखना। ठीक है। बस इसमें इतना ही अपने लिए है। और इसमें एक चीज और याद रखना कि हमने जो टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 9 अप्रैल 1973 को, 9 अप्रैल 1973
73 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। और इस प्रोजेक्ट टाइगर को 2023 में, अप्रैल 2023 में 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना एक बहुत सफल प्रोग्राम है भारत में, क्योंकि देखो बाघों की संख्या में व्यापक वृद्धि की है। ठीक है ना, तो बस हमारे लिए इतना ही काम का है ये टाइगर रिपोर्ट के संदर्भ में। फिर अब एक खबर और है जुलाई की ही, जिसमें बताया गया है इसरो की ही, PSLV 56, PSLV 56। इस PSLV 56 के द्वारा इसरो ने सिंगापुर के उपग्रह का प्रक्षेपण किया। ठीक है ना। और देखो इसरो की एक व्यावसायिक शाखा स्थापित हो गई है, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। इसने ये प्रक्षेपण किया है। PSLV C56 के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों की संख्या भी याद रखना, कितने हैं, 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। बस इतना ही हमारे काम का है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगापुर के उपग्रहों का PSLV 56 के द्वारा स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय न्यूज के संदर्भ में बस इतना ही डाटा है हमारे लिए, फिर बाकी चीज इकोनॉमी से रिलेटेड है वो अलग से देखेंगे। अब थोड़ा सा हम क्या है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में जो सबसे मेन है वो है, सबसे पहली घटना है वो है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, SCO कहते हैं उसको, संघाई सहयोग संगठन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या याद रखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का 23वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ है। कौन से नंबर का? 23वां। किसकी मेजबानी में? भारत की मेजबानी में। और कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संघाई सहयोग संगठन का 23वां सम्मेलन वर्चुअल तरीके से भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। ठीक है, अब देखो इस SCO के संदर्भ में आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? कि ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इस संघाई सहयोग संगठन में टोटल सदस्य देश कितने हैं? टोटल देश हैं इसमें 9 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, इस संघाई सहयोग संगठन में टोटल 9 राष्ट्र हैं इसमें शामिल। अब इन 9 राष्ट्रों के संदर्भ में हमको थोड़ी सी कुछ बात याद रखनी है। दरअसल संघाई सहयोग संगठन अलग से स्थापित हुआ था संघाई 5 के नाम से। अब देखो थोड़ी पुरानी कहानी, लेकिन आप जानो इसको। संघाई 5 देशों ने 1996 में संघाई में एक संघाई 5 नामक संगठन की स्थापना की थी। 5 दिन को कौन कौन से थे? रूस, चीन, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। एक, दो, तीन, 4 और 5वां देश है ताजिकिस्तान। ये 5 देशों ने संघाई 5 के नामक एक संगठन स्थापित किया 1996 में। इसको संघाई 5 कहते थे। ये तो इसके संस्थापक राष्ट्र हैं। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल कर लिया गया। 2001 में उज्बेकिस्तान, 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया। फिर इसमें बड़ा बदलाव किया गया 2017 में।
2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को इस संगठन में शामिल किया गया। भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान दोनों को इस संगठन की सदस्यता दी गई। ठीक है ना। तो पहले 5, फिर उज्बेकिस्तान 6वां, और भारत और पाकिस्तान 7 और 8 हो गए। और 2023 में इसमें ईरान को शामिल कर लिया गया है। 2023 में ईरान। ठीक है ना। तो देखो यही हो गया आपका करंट का क्वेश्चन कि संघाई सहयोग संगठन का सब टोटल, एक तो सदस्य 9 है, सबसे नवीनतम कौन से देश को सदस्यता दी गई है? तो 2023 में किसको दी गई है? ईरान को दी गई है। टोटल 9 देश इसमें सदस्य हो गए हैं। ये 9 देश है। इसके साथ क्या है? इसके 3 पर्यवेक्षक देश हैं, उनको भी याद रख लेना। पर्यवेक्षक कौन कौन है? 3 पर्यवेक्षक देश। एक है मंगोलिया, मंगोलिया, दूसरा है बेलारूस, और तीसरा है अफगानिस्तान। मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान, ये 3 देशों को पर्यवेक्षक देशों का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो एससीओ के संदर्भ में इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब देखो इस जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, इसमें 9 देश शामिल हैं। 5, 6, 2, 8 और 1, 9। इन 9 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो इसमें यह है कि ये 9वां देश ईरान है, लेकिन इन 9 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का नाम वो पूछ सकता है। ठीक है। तो इन 9 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष की रूस का राष्ट्राध्यक्ष, चीन का, किर्गिस्तान का, कजाकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, इन सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के नाम भी हमको पता होने चाहिए। इस संघाई सहयोग संगठन में एक बात और है, इसकी थीम भी हमारे लिए काम की है, और इसकी थीम है टूवर्ड्स सिक्योर SCO, SECURESCO, ये इसकी थीम याद रखना। अंग्रेजी शब्द ही याद रखो, क्योंकि भले हिंदी में है कि सुरक्षित SCO, लेकिन अंग्रेजी शब्द है, ये पेपर में पूछा जाएगा, टूवर्ड्स सिक्योर SCO। ठीक है। तो SCO के संदर्भ में इतनी बात याद रखनी है। कौन सा सम्मेलन था, कहाँ पे आयोजित हुआ, कौन सदस्य बना, और भारत पाकिस्तान के कब सदस्य बने हैं, और टोटल इसमें कितने मेंबर हैं। इतनी बात SCO के संदर्भ में हमारे लिए काम की है। फिर इसमें अगली जो न्यूज़ हमारे काम की है, वो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 देशों की यात्रा थी। इसमें एक यात्रा हमारे लिए काम की है, वो है फ्रांस की यात्रा। अब देखो इसमें हमारे लिए क्या काम का है। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वहां पर फ्रांस में उनका एक राष्ट्रीय दिवस होता है, जिसको कहते हैं बैस्टिल दिवस, बैस्टिल डे दिवस। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 जुलाई को, 14 जुलाई। दरअसल फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई थी, वहां पे बास्टिल जेल को तोड़ा गया था, तो उस दिन को फ्रांस अपने एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में, राष्ट्रीय बैस्टिल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बैस्टिल दिवस के चीफ गेस्ट थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बैस्टिल डे के चीफ गेस्ट थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये 2023 की बात है। इसके पहले 2009 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चीफ गेस्ट बनाया गया था इस बैस्टिल डे पे फ्रांस में। ठीक है ना। तो एक नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जिनको बैस्टिल डे के अवसर पर राजकीय सम्मानीय अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है। अब देखो इस बैस्टिल दिवस में एक चीज और हुई है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक व सैन्य सम्मान है, नागरिक व सैन्य सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर। ये और ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह को भी ये सम्मान नहीं मिला था, तो ये नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री भारत के जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक व सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, बेस्टिल डे 14 जुलाई 1789 फ्रांस में मनाया जाता है। अब देखो इसमें एक चीज और याद रखना है कि ये भारत और फ्रांस की 25वीं वर्षगांठ थी। काय की? दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, रणनीतिक साझेदारी की, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की ये 25वीं वर्षगांठ थी। फिर इसमें एक और काम की हमारी चीज है, इसमें दोनों देशों के बीच एक संबंधित दस्तावेज जिसका नाम है हॉरिजन 2047, हॉरिजन 2047। मतलब ये क्या है? भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज है। हॉरिजन 2047 भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी, इसके 25वीं वर्षगांठ हो रहे हैं, तो ये उसके भावी दस्तावेज है कि भविष्य में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी कैसी होगी। तो देखो उसका नाम है हॉरिजन 2047। ठीक है, अब बस इतना ही है फ्रांस की यात्रा के संदर्भ में। इसमें एक दो चीज और है। एक तो आपको फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम याद करना पड़ेगा। राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, और प्रधानमंत्री हैं वहां के एलिसाबेथ बोर्न। दोनों के नाम याद रखने हैं आपको। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना है और फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखना है कि दोनों कौन कौन थे। ठीक है, तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा थी, जिस यात्रा के फलस्वरूप उनको ये सम्मान दिया गया। और प्रधानमंत्री भारत के ऐसा पहले, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री जिनको ऐसा सम्मान दिया गया है। मनमोहन सिंह को भी एक बार अतिथि के लिए बुलाया गया था, लेकिन सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया गया। तो ये फ्रांस की यात्रा के संदर्भ में इतनी बातें हैं। अब देखो फिर यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी पहुंचे। फ्रांस के बाद कहाँ? आबू धाबी। तो वो देखो वहां हमारे लिए काम का क्या है, वहां से कुछ चीज है क्या, देखते हैं। आबू धाबी, आबू धाबी यूएई की राजधानी आबू धाबी पहुंचते हैं और वहां के प्रिंस का नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये अबू धाबी पहुंचे, वहां के प्रिंस ने उनका स्वागत किया और मैत्री को प्रदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रेंडशिप बेल्ट पहनाया। फ्रेंडशिप बेल्ट, ठीक है, मेजबान राष्ट्रपति ने फ्रेंडशिप बेल्ट पहनाया। ठीक है, ये इनके राष्ट्रपति, ये इनके प्रिंस हैं। ठीक है,
बस इतना ही है, बाकी तो इन दोनों देशों की यात्रा में और कुछ था नहीं, जो हमारे काम का था वो यही है। बस आप ये जान लो कि अबू धाबी जो यूएई है, यूएई की राजधानी है, ये यूएई और भारत के बीच अभी कुछ ही समय पहले क्या है, स्ट्रेटेजिक जो जिसको कहते हैं हम कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक आर्थिक भागीदारी समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं। आर्थिक भागीदारी समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं। आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, कब हुए हस्ताक्षर? ये हस्ताक्षर हुए हैं 18 फरवरी 2023 को हस्ताक्षर हुए हैं। और इस हस्ताक्षर के बाद हुआ क्या है, भारत तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है यूएई। यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार इस और चौथा बड़ा निवेशक भारत में। ठीक है, तो ये दो देशों की यात्रा के संदर्भ में इतना फैक्ट था जो अपने काम का है। फिर देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो, अगली जो न्यूज अपने लिए काम की है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, विश्व शांति सूचकांक। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, वैश्विक शांति सूचकांक। पहले तो ये जान लो, ये निकालता कौन है? ये सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये संस्था जारी करती है। 2023 में इनने 163 देशों की सूची, और ये रिपोर्ट 2022 की है, अभी तो 2023 चल रहा है तो रिपोर्ट 2022 की है। 163 देशों के लिए सूची जारी की है। इस 163 देशों में भारत का स्थान 126वां है। भारत का स्थान कितना है? 126वां। 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 126वां है। इसके पहले जो सूची आई थी उसमें भारत का स्थान 135वां था, 135। तो मतलब देखो 9 अंकों का इसमें उछाल आया है, 9 पायदान का इसमें सुधार हुआ है। अब देखो भारत का स्थान पता चल गया। भारत की आप इसमें जो स्कोर भी दिया है, भारत का जो स्कोर है वो है 2.314। ये भारत का स्कोर है। जो सबसे शांत देश है दुनिया का, पहले नंबर पर है आइसलैंड। आइसलैंड। दूसरे पे है डेनमार्क। आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। ये पहला बात तो बस पहला याद रखो, आइसलैंड। और जो सबसे अंतिम 163 पोजीशन वो है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान 163वें नंबर का देश है अफगानिस्तान। 162 यमन है। तो देखो पहला आइसलैंड हो गया और सबसे आखिरी वाला हो गया अफगानिस्तान 163वें नंबर पे। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करती है। 163 देशों के लिए जारी किया गया है। भारत का स्थान 126वां है। स्कोर 2.314 है। ठीक है, पहले नंबर पे आइसलैंड है, अंतिम नंबर 163वें नंबर पर कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, इतनी चीज अपने काम की है। फिर एक और इंडेक्स है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। लिवेबिलिटी मतलब रहने के लिए दुनिया का कौन सा शहर या देश सबसे अच्छा है। ठीक है ना? तो ये अच्छे शहरों की एक सूची है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। अब देखो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करती है ब्रिटेन की एक संस्था है। ब्रिटेन की एक संस्था जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिस्ट ग्रुप का इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस
यूनिट ये जारी करती है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। और देखो 2023 में जो जारी किया गया है वो टोटल 173 देशों के लिए जारी किया गया है। टोटल कितने? 173 देशों के लिए ये जारी किया गया है। इसमें जो सबसे अच्छा शहर बताया गया है रहने के हिसाब से वो बताया गया है वियना, पहले नंबर पर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन है, तीसरे नंबर पर मेलबर्न है, चौथे पे सिडनी है, पांचवें पे वैंकूवर है। अपन को तो बस पहला याद रख लेना है और ये देखना है कि भारत के कौन से शहर हैं। तो देखो दिल्ली व मुंबई दोनों 141 नंबर पर है। 141वीं रैंक मिली है किसको? दिल्ली और मुंबई को। चेन्नई 144 नंबर पर है। ठीक है, तो ये भारत की रैंकिंग है। और जो सबसे घटिया शहर रहने के हिसाब से दशमिक बताया गया है सीरिया का, कितने? 173 नंबर का देश, दशमिक सीरिया। ठीक है, तो तीन चीज याद रखनी है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ब्रिटेन की एक संस्था है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, वो जारी करती है। 173 देशों के लिए जारी किया। 2023 में सबसे अच्छा शहर क्या है रहने के लिए? वियना है। भारत के दो शहर दिल्ली मुंबई दोनों 141वें नंबर के शहर है रहने के हिसाब से। 144वें पे चेन्नई और सबसे खराब शहर रहने के हिसाब से दशमिक सीरिया को बताया गया है। अब इसमें देखो यदि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा जाएगा कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है इसके आधार क्या हैं। तो देखो ये 5 आधारों पर जारी किया जाता है। 5 आधारों पर ये जारी किया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 5 आधार या 5 मानक हैं इसके जो जारी किए जाते हैं। पहला मानक है स्थिरता। स्थिरता, इसका वेटेज 25% है, स्टेबिलिटी। दूसरा है संस्कृति और पर्यावरण। दूसरा मानक है संस्कृति व पर्यावरण, इसका भी 25% भारांश दिया गया है। तीसरा आधार है हेल्थ केयर, कि उस शहर में हेल्थ की फैसिलिटी क्या है, हेल्थ केयर, और इसमें 20% भारांश है हेल्थ केयर का। शिक्षा चौथे नंबर पर, शिक्षा का भारांश है 10%। और इंफ्रास्ट्रक्चर 5वें नंबर पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका भारांश है 20%। ठीक है, 20-20, 40, 10, 50 और वो ऊपर के। तो ये टोटल 5 आधार हैं जिनके आधार पर घोषित किया जाता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। स्थिरता, सांस्कृतिक पर्यावरण, हेल्थ केयर, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर दो हो गए, ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स हो गया। फिर इसमें है हमारे लिए हैनली पासपोर्ट रैंकिंग। हैनली पासपोर्ट रैंकिंग, हैनली पासपोर्ट रैंकिंग। ये भी देखो ब्रिटेन की एक संस्था है जिसका नाम है हैनली एंड पार्टनर्स। हैनली एंड पार्टनर्स, ये ब्रिटेन की एक फर्म है जो पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करती है। पासपोर्ट की रैंकिंग मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई हर देश का जो नागरिक होता है उसको जब विदेश में जाना होता है तो पासपोर्ट लेना पड़ता है, पासपोर्ट, और पासपोर्ट के बाद वीजा मिलता है। तो ये वो रैंकिंग जारी करता है कि आपके देश के पासपोर्ट की क्षमता बताता है कि कितने देशों में आपको बिना वीजा के एंट्री मिल जाती है, या वीजा ऑन अराइवल, की वीजा लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आप टिकट लो और वहां पहुंच जाओ, आपको एयरपोर्ट पे वीजा मिल जाएगा, या वीजा की जरूरत ही नहीं, वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो वो भाई जितने देशों में आपको बिना वीजा लिए एंट्री हो रही, मतलब आपके देश के पासपोर्ट की क्षमता बहुत ज्यादा है, आपका देश का पासपोर्ट बहुत ताकतवर है। और ये हैनली की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है। सिंगापुर,
इसने टोटल दुनिया के जिसको कहना चाहिए कि 227 गंतव्य स्थलों के आधार पर निर्णय लिया और क्या बोला कि सिंगापुर को 227 देशों में से 192 देशों में या गंतव्य स्थलों में बिना वीजा के एंट्री थी। तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है। 192 स्थानों पर यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं यदि आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है। अब देखो बाकी से तो हमको कोई मतलब नहीं, पहले नंबर पे सिंगापुर है। अब देख लेते हैं कि भारत के पासपोर्ट की क्या स्थिति है। तो देखो भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो 80वें नंबर पर है। 80 दुनिया में, मतलब जैसे सिंगापुर का फर्स्ट नंबर पे, भारत का पासपोर्ट की रैंकिंग 80वें नंबर पे, 80वें नंबर पर की है। और हेनली रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट से वीजा के बिना 57 गंतव्य स्थलों पर आप जा सकते हैं। समझ रहे ना कि आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 192 गंतव्य स्थलों को बिना वीजा के एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो केवल आप 57 देशों में ही एंट्री मिलेगी आपको बिना वीजा के, नहीं तो फिर आपको वीजा लेना पड़ेगा। और देखो भारत के वीजा ऑन अराइवल कौन देते हैं? आसपास के देश है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, रवांडा है, जमैका है, थाईलैंड है, ये देश है जो भारत। लेकिन भारत से आपको यूरोप जाना है तो पहले वीजा लेना पड़ेगा, अमेरिका जाना है तो पहले वीजा लेना पड़ेगा। सिंगापुर का पासपोर्ट है, कोई वीजा की जरूरत नहीं, सीधे आपको एंट्री मिलेगी। तो ये पासपोर्ट रैंकिंग है जो हेनली एंड पार्टनर्स नामक एक संस्था जारी करती है। ठीक है, फिर अगली न्यूज अपने काम की है, वो है श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा करी। श्रीलंका, तो एक तो उनके राष्ट्रपति का नाम याद रखना हमको, कौन थे श्रीलंका के राष्ट्रपति? श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की यात्रा करी और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ है। 75, दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ बनाई है। बाकी इसमें कोई विशेष तो है नहीं, बस इसमें एक चीज और याद रखना कि तमिलनाडु का एक शहर है नागपट्टनम। और श्रीलंका का एक शहर है कांकेसुतरई। इन दोनों के बीच फेरी सेवा शुरुआत करने की सहमति बनी है। फेरी सेवा मतलब समझ रहे ना, बोट चलेगी इधर से उधर तक, उसको फेरी सर्विस कह रहे हैं। तो ये अपने काम के लिए है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर इसमें एक और हमारे लिए काम की न्यूज है, म्यांमार में फिर से तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार, ठीक है, और म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है वो अभी फरवरी 2021, ये फरवरी 2021 में तख्ता पलट कर दिया गया था। लेकिन भारत और म्यांमार के बीच क्या है, पश्चिमी देशों ने दबाव डाला कि म्यांमार से राजनीतिक संबंध खत्म कर लो, लेकिन भारत ने अपने राजनीतिक संबंध खत्म नहीं करे, बल्कि 2023 जुलाई 2023 में मेकांग गंगा सहयोग 2023 में मेकांग गंगा सहयोग की बैठक में म्यांमार को भी शामिल किया गया और म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश मंत्री की बैठक हुई। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत ने म्यांमार के साथ बातचीत करी और ये बातचीत एक हाईवे बन रहा है जिसको कहते हैं IMT हाईवे, भारत म्यांमार थाईलैंड, ये एक हाईवे बन रहा है। इस हाईवे को लेके भी बातचीत की गई है, मतलब भारत से बाई रोड आप थाईलैंड पहुंच सकते हो। उस हाईवे को और आगे बढ़ा इंडोनेशिया तक ले जाने की बात है। ठीक है, तो ये म्यांमार के संदर्भ में है। ये एक चीज और याद रखना, मेकांग गंगा सहयोग, दरअसल ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम है मेकांग गंगा कॉरपोरेशन।
इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। मेकांग गंगा कॉरपोरेशन की सुविधा 2000 में हुई थी कि गंगा नदी और मेकांग नदी, भारत में गंगा नदी बहती है और मेकांग नदी जो साउथ ईस्ट एशिया के 5-6 देशों में बहती है, चीन, थाईलैंड, याद ही रख लेना इसको, मेकांग, चीन, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है ना, इतने देशों में ये बहती है। तो समझ लो कि मेकांग गंगा सहयोग गंगा नदी भारत में बहती है और मेकांग नदी जिन देशों में बहती है उन देशों का एक कॉर्पोरेशन है, उसकी बैठक भी हुई थी। तो म्यांमार भी उसमें शामिल हुआ था। भारत और म्यांमार के बीच बातचीत भी हुई थी, मतलब पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भी ये भारत ने म्यांमार से अपने राजनीतिक संबंध खत्म नहीं किए हैं, बल्कि उनको बनाए रखा है। ठीक है, तो ये अपने काम के लिए है, ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। फिर देखो जुलाई 2023 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, ये हो चुका है 609.022 अरब डॉलर। अभी बीच में बहुत कम हो गया था, वापस से 600 अरब डॉलर को ये क्रॉस कर गया है। ठीक है ना। अब देखो जो ये 609 अरब डॉलर है, इसमें इसका हिसाब दिया गया है। क्या हिसाब दिया गया है कि इसमें 540 अरब डॉलर है। ये किस रूप में है? ये विदेशी मुद्रा के रूप में है, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा के रूप में है। 45.197 अरब डॉलर गोल्ड के रूप में है। 18.484 SDR, IMF की मुद्रा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, और 5.175 अरब डॉलर रिजर्व ट्रेंच है IMF के पास। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है कि IMF के पास कितनी है, विदेशी गोल्ड कितना है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में, और SDR के रूप में कितनी राशि है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब देखो इसमें एक डाटा और है, ये तो विदेशी मुद्रा भंडार का डाटा है, इसी के साथ एक डाटा ऋण का दिया गया है। भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है, भारत पर कुल विदेशी, देखो विदेशी मुद्रा भंडार इतना है हमारा, और जो हमारे भारत के ऊपर कुल विदेशी ऋण है वो है 624.7 अरब डॉलर। 624.7 अरब डॉलर। और ये विदेशी ऋण हमारी कुल जीडीपी का 18% है, 18.9%। तो देखो ये डाटा याद नहीं रखना कि कितना है, ये डाटा हमारे लिए काम का है कि भारत पर विदेशी ऋण जीडीपी के अनुपात में कितना है, 18.9% है। ठीक है, और एक डाटा और याद रखना है, ऋण सेवा अनुपात, ऋण सेवा अनुपात, डेब्ट सर्विस रेशो, ये है 5.3%। ये दो आपको याद रखना है, विदेशी ऋण जीडीपी के अनुपात में कितना है, 18.9, और जो ऋण सेवा अनुपात है वो 5.3 हो गया है। बस इतना ही काम का है हमारे लिए। अब एक डाटा और दिया है आरबीआई ने इसमें कि भारत का विदेश व्यापार, आयात निर्यात का डाटा दिया है। भारत सर्वाधिक आयात कहां से करता है? तो देखो जहां तक आयात की बात है, भारत का सबसे ज्यादा आयात चीन के साथ होता है। भारत का सबसे ज्यादा आयात चीन, चीन के बाद दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर है USA,
अमेरिका। चौथे नंबर पर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये आयात, इसी टाइप से निर्यात। भारत सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है? तो देखो, जहां तक निर्यात की बात है, भारत के सबसे बड़े निर्यात के रूप में पहला गंतव्य है यूएसए। भारत का सर्वाधिक निर्यात यूएसए को है। दूसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड, और फिर चीन और ब्रिटेन है। ठीक है ना? तो ये आयात और निर्यात दोनों को आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा आयातक यूएसए और भारत से सबसे बड़ा निर्यातक, वो चीन से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं और निर्यात किसको करते हैं? यूएसए को। फिर इसमें एक रिपोर्ट आई है अंकटाड की, अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। दरअसल अंकटाड एक यूनाइटेड नेशन का संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1964 में की गई थी और 195 देश इसके सदस्य हैं। 195 इसके देश सदस्य हैं। प्रत्येक 4-4 साल में इसकी एक बैठक होती है। और अंकटाड की स्थापना क्यों की गई थी? अंकटाड की स्थापना की गई थी विदेश व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों की विकास में सहायता। विदेश व्यापार एवं निवेश में वृद्धि कर विकासशील देशों को सहायता करना। अब देखो, अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है, एफडीआई इनफ्लो और एफडीआई आउटफ्लो। एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो, जो विदेशी निवेश किस देश में ज्यादा आया, किस देश से गया। तो एफडीआई इनफ्लो मतलब एफडीआई का अंतर प्रवाह। पूरी दुनिया में 2022 में एफडीआई सबसे ज्यादा किस देश में आई है? यूएसए में। दूसरे नंबर पर चीन है और 8वें नंबर पर भारत है। तो आपको भारत की पोजीशन याद रखनी है। भारत में 2022 में कुल 49 अरब डॉलर की एफडीआई आई है। इसी टाइप से आउटफ्लो की किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई निकली है? तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई का आउटफ्लो है वो भी यूएसए में ही है। यूएसए से ही एफडीआई गया है। दूसरे पे जापान है, और एफडीआई आउटफ्लो के मामले में भारत का 20वां नंबर है। ठीक है ना? तो आउटफ्लो में 20वां और इनफ्लो में मतलब आने के मामले में भारत का 8वां स्थान है और जाने के मामले में 20वां स्थान है। ठीक है? तो ये अंकटाड की एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो की रिपोर्ट है 2022 के संदर्भ में है। ये 23 में अभी आई तो स्वाभाविक सी बात है 22 की ही होगी। फिर देखो, हमारा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में क्या याद रखना है कि इसने मलेशिया के कोलालमपुरम में कोलालमपुर, इसमें क्या किया है? इनने यहां पर एक अपना विपणन कार्यालय की शुरुआत की है। मलेशिया के कोलालमपुर में अपना एक विपणन कार्यालय की शुरुआत की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। क्षेत्रीय कार्यालय विपणन के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये लड़ाकू विमान बेचने के लिए इस टाइप से है। ठीक है ना? तो ये विपणन कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है कोलालमपुर में। लेकिन 2 और जगह हैं इसके संपर्क कार्यालय पहले से स्थापित हैं, एक लंदन में और दूसरा मॉस्को।
ये लेकिन संपर्क कार्यालय है, ये संपर्क कार्यालय है और ये एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया है कोलालमपुर में। रक्षा उत्पादों के विपणन और रखरखाव के लिए विपणन कार्यालय कह लो, क्षेत्रीय कार्यालय कह लो, बात एक ही है। ये मलेशिया के कोलालमपुर में खोला गया है। तो ये याद रखना कि किस सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट ने अपना पहला विपणन कार्यालय खोला है। मलेशिया के कोलालमपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, लड़ाकू विमान बनाने और बेचने के लिए। फिर देखो जो एशियाई विकास बैंक है, ADB, एशियाई विकास बैंक मनीला में मुख्यालय 1967 में स्थापित है। इस ADB ने भारत की आर्थिक विकास का पूर्वानुमान बनाया है। मतलब कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी, उसने एक रिपोर्ट जारी की है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के नाम से। तो इसने 2023 में भारत की ग्रोथ रेट बताई है 6.4%, 6.4%, और 2024-25 के लिए बोला है 6.7%। तो 2024-25 तो नहीं, लेकिन 2023 का आपका जरूर याद रखना है 6.4%। ठीक है। अब देखो, जब अपन ने ADB की याद कर ली है तो वर्ल्ड बैंक भी एक रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.3 बताई है 2023 के लिए। किसके लिए? 2023। तो देखो 2023 का डाटा याद रखना। वर्ल्ड बैंक कह रहा हमारा ग्रोथ 6.3 रहेगा, ADB कह रहा हमारा ग्रोथ रेट 6.4 रहेगा। फिर एक और रिपोर्ट आती है IMF के द्वारा, उसको भी देख लेते हैं कि IMF की रिपोर्ट क्या है। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, भारतीय वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ। इस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ ने 2023-24 में जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बताई है 6.1%। और ये जो जारी रिपोर्ट करता है उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। IMF जो रिपोर्ट जारी करता है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। तो देखो तीनों का डाटा याद रखना है। ADB कह रहा हमारी ग्रोथ रेट 6.5 रहेगी, वर्ल्ड बैंक कह रहा हमारी ग्रोथ रेट 6.3 रहेगी, IMF कह रहा हमारी ग्रोथ रेट 6.1 रहेगी। तो तीनों का अपन ने देख लिया है। फिर इसमें देखो आयात निर्यात में एक चीज और याद रखना कि भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बासमती चावल का निर्यात होगा, लेकिन जो सस्ता चावल है, जो गैर बासमती चावल है, उसके निर्यात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसको कहते हैं सफेद चावल। ठीक है ना। तो सफेद चावल के निर्यात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखो इसमें नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। नीति आयोग, नीति आयोग एक संस्था है, एक रिपोर्ट है। नीति आयोग के साथ एक संस्था है जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा संस्था। ये दोनों मिलकर एक रिपोर्ट जारी करते हैं। प्रतिस्पर्धा संस्था भारत की ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट
प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। दरअसल क्या है, राज्यों में निर्यात की कितनी तैयारी है, निर्यात की क्या स्थिति है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो देखो इस रिपोर्ट जो 2022 की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में पहले नंबर पर जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु। दूसरे पर है महाराष्ट्र। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा। 12वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। 12वें नंबर पर क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब एक तो आपको ये डाटा याद रखना है कि निर्यात तत्परता, निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले नंबर पर तमिलनाडु, लेकिन इसने रिपोर्ट क्या अलग अलग जारी की है। जैसे लैंड लॉक्ड राज्य, यदि इनमें पूछ ले पहला तो ये हरियाणा। फिर यदि हिमालयी राज्य पूछ ले कि हिमालय की गोद में बसे जो राज्य हैं उनकी अलग रैंकिंग बताइए, उसमें पहले नंबर पर उत्तराखंड है। यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछ ले तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है निर्यात तत्परता सूचकांक में। ठीक है, बस इतना ही है। गैर तटीय राज्यों में ये जम्मू कश्मीर। अब और ज्यादा यदि डिटेल में जानना चाहोगे कि ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक है किन आधारों पर तैयार किया जाता है, तो देखो इसके 4 स्तंभ हैं। इस निर्यात तत्परता सूचकांकों को जारी करने के 4 आधारभूत स्तंभ हैं। पहला है पॉलिसी, क्या है आपकी राज्य की नीति को देखा जाएगा। दूसरा क्या है, व्यवसाय परितंत्र, बिजनेस इकोसिस्टम, व्यवसाय परितंत्र। तीसरे नंबर पर है निर्यात निष्पादन, निर्यात निष्पादन। और चौथे पे है निर्यात परितंत्र, निर्यात परितंत्र। ये 4 आधार हैं, नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन। इन 5 आधारों पर ही जारी किया जाता। फिर इसके और सब कैटेगरी हैं, इनके अंतर्गत टोटल 10 उप कैटेगरी और बताई गई हैं। तो अपन को तो 4 यदि पिलर याद हैं तो ये अपने लिए बहुत है कि इन 4 आधारों पर ही जारी किया जाता है। पहले नंबर पर तमिलनाडु है, बस इतना याद रख लेना। जारी कौन करता है, नीति आयोग, और नीति आयोग को मदद करती है प्रतिस्पर्धी संस्था। ये राज्यों के बीच में निर्यात को लेकर एक सूचकांक जारी किया जाता है। फिर नीति आयोग ही देखो एक और सूचकांक जारी करती है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो ये जो है वो 2019-21 में हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था। इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ये नीति आयोग ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांकों को फिर से जारी किया है। ठीक है, अब देखो इसके पहले ये गणना की गई थी 2014-15 में, 15-16 में, 2015-16 में गणना की गई थी। इस 15-16 में इस सूचकांक के हिसाब से भारत में जो कुल गरीबी का स्तर था वो था 24.85%। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से जो नीति आयोग जारी करता है, भारत में 2015-16 में जब गरीबी की जनगणना की गई थी तो 24.85, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जब गणना की गई तो ये घट के हो गई 14.96%। मतलब भारत में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में भारी गिरावट आई है, और सीधे सीधे कह सकते हैं कि भारत की लगभग 13.5 करोड़ जनसंख्या गरीबी के दुष्चक्र से निकली है। गरीबी में 13.5 करोड़ जनसंख्या का कम हुई है। ठीक है, यदि इसमें और डिटेल में डाटा अपन देखना चाहें तो देखो इसमें और डाटा है कि ग्रामीण क्षेत्र में
क्षेत्र में गरीबी 19.28, जबकि ये पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थी 32.59%। ये पहले थी, अब 19.28 हो गई है। यदि शहरी की बात करें, शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में भी गरीबी घटी है और ये रह गई है 8.65%, जबकि ये शहरों में पहले थी वो अभी हो गई है 5%, 5.27%, जबकि पहले ये थी 8.65%। समझ रहे हैं ना, ये पहले की थी और ये अभी की। तो हमको तो तत्काल अभी का याद रखना है कि 2019-21 में ये ग्रामीण में 19.28% बची है और शहरों में केवल 5.27% बढ़ी है। और यदि पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा कमी हुई है, तो वो बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सर्वाधिक कमी की है। बिहार में पहले 51.89% था, जो घट के कितना हो गया है, 33.7%। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। लेकिन यदि ये पूछ ले कि किस राज्य में जनसंख्या, ये तो देखो परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन यदि जनसंख्या आदमी की गिनती की जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3.43 करोड़ लोगों की गरीबी में कमी आई है। ठीक है, और ये जो सूचकांक है ना, टोटल 12 मानकों पर तैयार किया जाता है। 12 स्टैंडर्ड है, 12 मानक है, जिन मानकों के आधार पर ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करती है कौन, नीति आयोग। और ये किस पे आधारित है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-21 में हुआ था, उसी की रिपोर्ट पे आधारित है। अब देखो ये 12 मानक कौन कौन से हैं। पोषण, दूसरा है बाल एवं किशोर स्वास्थ्य मृत्यु, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य मृत्यु। तीसरा है मातृत्व स्वास्थ्य। चौथा है स्कूलिंग के वर्ष, स्कूलिंग के वर्ष। पांचवा स्कूलों में उपस्थिति, स्कूलों में उपस्थिति। छठवा खाना पकाने का ईंधन, खाना पकाने का ईंधन। सातवां है स्वच्छता, फिर पेयजल, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, फिर है आवास, फिर संपत्ति और फिर बैंक खाता। समझ रहे ना, ये 12 क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारे पास ये है तो तुमको इस बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से निकाल दिया जाएगा। आपके पास बैंक अकाउंट है, आपकी संपत्ति देखेंगे, आपके पास आवास है नहीं है, विद्युत की क्या स्थिति, पेयजल की क्या स्थिति, स्वास्थ्य की क्या स्थिति, ये है। ठीक है, और देखो यदि पूरे यदि एमपीआई का मान देखें हम, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये 2015-16 में भारत का इसमें मान था जो लगभग 0.117 था, जो घटकर हो गया है 0.066। ये अभी का है और ये पुराना है। पहले मतलब लगभग देखो आधा हो गया है, ये लगभग आधा हो गया है। ठीक है, तो ये एक नीति आयोग का एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका याद रखना है। तो देखो मध्य प्रदेश में एक योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है मिलेट मिशन, मिलेट मिशन, मिलेट मिशन। देखो वैसे ही भारत सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्या है, अपने राज्य में कुल 8 तरह के मोटे अनाजों की उपज को बढ़ाने के लिए मिलेट मिशन चालू किया है। 8 अनाज कौन कौन से हैं, ये हमको देखना है। 8
अनाज। तो 8 मोटे अनाजों में बाजरा, रागी, कुटकी, सावा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो, ये 8 अनाज हैं। इनको शामिल करके मिलेट मिशन चालू किया है 2023-24 व 24-25 के लिए। फिर राजस्थान सरकार ने भी एक योजना चालू की है जिसका नाम है महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी योजना। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, ये किसकी है? राजस्थान सरकार की है। और देखो, ये कोई अलग योजना ही नहीं है, जो दरअसल मनरेगा चल रही है केंद्र सरकार की। और मनरेगा के तहत हमने क्या देखा कि 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो राजस्थान सरकार ने क्या है, इस मनरेगा के अतिरिक्त 25-25 दिन के लिए और रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी। कि जो मनरेगा में इसके बाद 25-25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी योजना प्रारंभ की है। किसने? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की दो विशेष अलग से योजनाएं हैं। फिर देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो हमारे काम के हैं। हाँ, तो देखो, इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना आपको, तुषार मेहता। तुषार मेहता, ये कौन है? ये भारत के नए सॉलिसिटर जनरल हैं। नए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और इनका कार्यकाल 2023 से 26 के लिए है। और इसके पहले भी यही थे, 2020 से है ये, मतलब ये इनका दूसरा कार्यकाल है भारत के सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल के बाद भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल। ये तुषार मेहता है, इनको दूसरे कार्यकाल के लिए लगातार नियुक्त किया गया है। यही है काम के व्यक्ति, बाकी तो और कुछ ढंग की नियुक्ति हुई नहीं है जो हमारे एग्जाम के पर्पस से महत्वपूर्ण हो। हाँ, इसमें एक पुरस्कार है जो हमारे काम का है, और वो पुरस्कार काय का है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पुरस्कार है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अवार्ड हैं 2022 के, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर, ये खिताब मिला है मिजोरम के लालियाना ज्वाल छांगटे। लालियाना ज्वाला छांगटे, ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 2022 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं पुरुषों में। जबकि महिला में ये है मनीषा कल्याण, पंजाब की महिला। महिला का खिताब मिला है मनीषा कल्याण, और ये कहाँ की है? पंजाब की। ये मिजोरम के हैं, मिजोरम के हैं, और ये पंजाब के हैं। ठीक है, फिर एक पुरस्कार है इटली का। इटली देश देता है एनी पुरस्कार। एनी पुरस्कार, और ये मिला है आईआईटी मद्रास के केमिस्ट्री विभाग के प्रमुख थे प्रोफेसर थाला पिपलप प्रदीप को। थाला
पिपल प्रदीप, ये आईआईटी मद्रास के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और ये इनको दिया गया है शुद्ध जल की दिशा में उनके शोध के लिए। शुद्ध जल की दिशा में उनका कुछ शोध था, उसमें उनको एनी पुरस्कार मिला है। और कौन देता है? ये इटली में मिलता है, इटली सरकार देती है। ठीक है, फिर इसमें एक और न्यूज हमारे काम की है। भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास पर, जिसका नाम है जिमेक्स 2023। जिमेक्स 2023 किसकी? भारत की नौसेना और जापान की नौसेना। और ये कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी और विशाखापट्टनम। वो है पूरी बंगाल की खाड़ी, लेकिन बंगाल और विशाखापट्टनम के समुद्र तटों पर ये भारत और जापान के बीच ये आयोजन किया गया है। ठीक है, फिर एक और है जिसका नाम है CMF एक्सरसाइज, CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। अब देखो इसमें कौन कौन शामिल है। पहले तो ये जान लो कि इसमें भारत भी है, भारत है, भारत के अतिरिक्त अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स, ये इतने देशों की कंबाइंड, उसका नाम ही है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। ठीक है, इतने देशों ने ये भाग लिया है। फिर इसमें एक और हमारे लिए काम की न्यूज़ है कि 2023 में भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का जो आयोजन स्थल है वो क्या है? भारत। ये चैंपियनशिप होनी है दिसंबर में, तो दिसंबर 2023 में विश्व चैंपियनशिप मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भारत में आयोजन होगा। ठीक है ना। इससे पहले भारत में 1996 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन किया गया था। ठीक है, 1996 में। तो ये इतनी चीज हमारे लिए काम की है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा खेल से जुड़ी कुछ खबरें जो इस महीने में आई हैं। एक है सबसे पहले डायमंड लीग। डायमंड लीग एथलेटिक्स है। इस डायमंड लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका लुसाने। और इस लुसाने में जो डायमंड लीग एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स के डायमंड लीग्स के मुकाबले में जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं, इनने भाला फेंक में गोल्ड पदक जीता है। नीरज चोपड़ा। ठीक है ना। और देखो इसका जो पिछला आयोजन हुआ था दोहा में, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने ही स्वर्ण पदक जीता था। तो डायमंड लीग लुसाने में जो आयोजित हुई थी उसमें भाला फेंक में ये स्वर्ण पदक जीता है। फिर अगली प्रतियोगिता है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ हुई थी? ये बैंकॉक में हुई है। बैंकॉक एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई थी। अब देखो इसमें टॉप पे कौन देश था? जापान। टोटल पदक उसके 37 थे। दूसरे नंबर पर चीन, टोटल पदक उसके 22 थे। तीसरे नंबर पर है भारत, और भारत के टोटल पदक हैं 27। 27 में 6 गोल्ड, 12 सिल्वर, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 कांस्य। 6, 12, 9, टोटल 27 पदक। और ये रैंकिंग दरअसल गोल्ड के हिसाब से तय होती है, और चीन के गोल्ड पदक 8 थे, इसलिए भारत को तीसरा स्थान मिला एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। ठीक है।
फिर स्पोर्ट्स में है हमारी दुलीप ट्रॉफी, बीसीसीआई का एक आयोजन है, दुलीप या दिलीप ट्रॉफी कहते हैं। ये दिलीप ट्रॉफी का 14वां आयोजन 2023 में दो क्षेत्रों के बीच हुआ था। एक थी पश्चिम क्षेत्र व दक्षिण क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र वर्सेस दक्षिण क्षेत्र, और ये फाइनल बेंगलुरु में हुआ था, फाइनल बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। और इस चैंपियनशिप में दक्षिण क्षेत्र ने जीता। कौन जीता? दक्षिण क्षेत्र। और दक्षिण क्षेत्र का जो कप्तान था उसका भी नाम याद रख लो, हनुमा विहारी। बीसीसीआई का क्रिकेट की प्रतियोगिता है दुलीप ट्रॉफी, दक्षिण क्षेत्र ने जीती है। फिर हाँ, इसमें एक नाम याद रखो, अजीत अगरकर। अजीत अगरकर ये कौन है? ये भारतीय क्रिकेट टीम के पुराने खिलाड़ी हैं और इनको भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति का प्रमुख बनाया है। चयन समिति का प्रमुख मतलब चीफ सेलेक्टर नियुक्त हुए हैं अजीत अगरकर, ठीक है ना। मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं रणजी में और भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया है। इनको नियुक्त किया गया है चीफ सेलेक्टर के पद पर। फिर आप ये जानते ही हो, विश्व कप प्रतियोगिता 2023 का कार्यक्रम घोषित किया गया है। वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट, और इसका आयोजन कहाँ होना है? भारत में होना है, और ये अक्टूबर में होगा, ठीक है ना। बाकी तो और कोई काम की चीज है नहीं, बस इसमें आप ये जान लो कि इसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर को भारत में होने वाला है, और ये 13वें नंबर का वर्ल्ड कप होगा। अब देखो इस वर्ल्ड कप में टोटल इस वर्ल्ड कप में आपको एक चीज याद रखनी है, टोटल टीमों की संख्या रहेगी 10। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार वेस्ट इंडीज नहीं होगी। पहली बार वेस्ट इंडीज की टीम नहीं होगी क्योंकि ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। और वर्ल्ड कप के क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि वेस्ट इंडीज इसमें भाग नहीं लेगी, क्योंकि इसके लिए क्वालिफायर मैच होता है और वो वेस्ट इंडीज वो क्वालिफाई मैच भी हार गई थी, इसलिए वो बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। फिर है इसमें दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको सैफ कहते हैं, दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? SAFF, सैफ खेल। दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन ये बेंगलुरु में हुई थी, बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था, बेंगलुरु के कांति राव स्टेडियम में। और इसमें जो विजेता हुई है वो भारत। सैफ कप 2023 विजेता कौन है? भारत। तो भारत ने किसको हराया? कुवैत को। उप विजेता रही कुवैत, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है? इसमें देखो एक चीज तो याद रखना है, इसमें भारतीय टीम का कप्तान है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, ठीक है। इन्हीं को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। गोल्डन बूट मतलब जो सर्वाधिक गोल दागता है टूर्नामेंट में, तो भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये सैफ फुटबॉल कप हो गया। फिर इसमें एक चीज और है, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर है कि जो स्टार फुटबॉल है लियोनल मेसी, ये अमेरिका का एक फुटबॉल क्लब है,
अमेरिका का फुटबॉल क्लब, इसका नाम है इंटर मियामी क्लब। इंटर मियामी क्लब, इंटर मियामी क्लब। इस इंटर मियामी क्लब से जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का स्टार है लियोनल मेसी, अब वो जुड़ेगा। ये लंबे समय से बार्सिलोना के लिए, स्पेन का एक क्लब था बार्सिलोना, उसके लिए खेलता था, लेकिन अब इनने नया अनुबंध कर लिया है, ठीक है ना। तो इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंटर मियामी क्लब याद रखना कि लियोनल मेसी वहां से खेलेगा। फिर एक नाम और याद रखना खेल जगत में, और वो उसका नाम है आदित्य एस सामंत। आदित्य एस सामंत। आदित्य एस सामंत ये कौन है? ये भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर है, चेस के 83वें ग्रैंड मास्टर हैं आदित्य एस सामंत, महाराष्ट्र के हैं ये, ठीक है। फिर अगला नाम याद रखना लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर है भारत की तरफ से, और इस लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन में एकल खिताब जीता है। कनाडा ओपन बैडमिंटन का एकल खिताब लक्ष्य सेन ने, भारत के लक्ष्य सेन ने जीत लिया, ठीक है ना। और इसके पहले देखो ये 2023 में जीता है कनाडा ओपन, 2022 में इसने इंडिया ओपन भी जीता था, तो वो भी याद रख लो, थोड़ा सा पुराना है। इंडिया ओपन, कनाडा ओपन, इंडिया ओपन, दोनों लक्ष्य सेन। फिर कोरिया ओपन बैडमिंटन 2022 23 सॉरी, कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023, कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 ये जीता है भारत के डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। एक ही व्यक्ति है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, और दूसरा इसका साथी कौन है? चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी, इन दोनों ने डबल्स का खिताब जीता है कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। फिर है इसमें सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल। सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल, सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप, ठीक है ना। इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद में आयोजन हुआ, और इसमें जो पहला स्थान है, ओवरऑल पहला स्थान किसको मिला है? कर्नाटक को। ओवरऑल पहला स्थान किसको मिला है? कर्नाटक को। सीनियर राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप, ठीक है। फिर इसमें एक और याद रखना है अपना विंबलडन, विंबलडन 2023, विंबलडन 2023। तो देखो इसका जो पुरुष विजेता है, हम केवल सिंगल्स के याद रख लेते हैं, बाकी डबल्स और उससे कोई मतलब नहीं, मिक्स डबल के। पुरुष का विजेता है कार्लोस अल्काराज, स्पेन का। कार्लोस अल्काराज कहां से है? ये स्पेन से है। महिलाओं में जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा, वोंड्रोसोवा, और ये कहाँ की है? ये चेक गणराज्य की है, चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य,
ठीक है ना। तो विंबलडन, बाकी डबल्स, मिक्स डबल्स उतना अपन के कोई काम के है नहीं। ठीक है, फिर एक और नाम याद रखना इसमें, आधव अर्जुन। आधव अर्जुन ये कौन है? ये बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन, बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन। ठीक है, फिर एक और अवार्ड है हाफमैन कप, इसको और भी याद रखना, हाफमैन कप। हाफमैन कप 2023 ये जीता है क्रोएशिया ने। क्रोएशिया ने, ठीक है ना। ये भी टेनिस का टूर्नामेंट है और ये जीता है क्रोएशिया ने। एक और नाम याद रख लेना, ये भी टेनिस प्लेयर है, यूकी भांबरी, भारत का है। ये एटीपी टूर में इसने अपना पहला खिताब जीत लिया है। एटीपी टूर में पहला खिताब जीत लिया है, ठीक है ना। तो देखो ये जुलाई माह की समसामयिक की कुछ घटनाएं थी, लगभग सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है।